So let's start the session. Last class we had discussed about ionization energy, trend of ionization energy. आयनाइजेशन एनर्जी को आपने दो अलग तरीके से समझना है. एक आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन जो हमने करवाई वो आयनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल एटम के लिए है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड जो है वो किसी भी एटम, आयन, कैटायन, एनायन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल सब पर लग सकता है. whensoever you are targeting removal of electron from any species, that is said to be ionization. अगर मैं लिख दूं B negative changes to B plus electron, so heat change in this reaction can be regarded as ionization energy. अगर मैं लिख दूं O2 give rise to O2 positive plus electron, it is referred to as ionization. जो डेफिनेशन हमने लिखी थी, it is the amount of energy required to remove most loosely bonded electron from outermost orbital of an isolated gaseous atom in its ground state. वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के लिए. अगर आप किसी भी आयन से, किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन. द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. क्योंकि हम पीरियोडिसिटी स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट पढ़ते हैं. अगर एक एलिमेंट की आयनाइजेशन पढ़ेंगे तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एफर्ट लग रहा है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. लेकिन अदरवाइज आप किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयन से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे भी आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. बस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट नहीं कह पाएंगे क्योंकि एलिमेंट के लिए वो आइसोलेटेड गैसियस होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए. उसके बिना आयनाइजेशन फिनोमेना नहीं लगाया जा सकता. क्लियर है? आपको असाइनमेंट करने को कही थी उससे पहले कोई कंसेप्चुअल डाउट लास्ट क्लास तक जो आपने पढ़ा? एनीथिंग? चलिए फिर असाइनमेंट निकाल लीजिए. बेटा एक्सरसाइज 1 आपको करने के लिए कही गई थी. इसमें 41 क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं. तो फर्स्ट 20 में बताइए क्या पूछेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, 7, 14, 16. एनी अदर क्वेश्चन? 17, 18, 19, 20 किसने पूछा? ऐसा तो नहीं मजाक कर रहे हो? ओके, जेन्युइनली है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे सारे हों और कंसेप्ट को समझे. क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज, इट इज लेस देन दैट ऑफ पी इलेक्ट्रॉन. आपने पढ़ा था स्क्रीनिंग एस टू एफ डिक्रीज होती है क्योंकि नोडल प्लेन इंक्रीज होते हैं. जितने ज्यादा नोडल प्लेन होंगे उतनी कम स्क्रीनिंग होगी. हाँ जी, डी इलेक्ट्रॉन अंदर वाली शेल में, एफ बाहर वाली शेल में. आप स्क्रीनिंग जब भी देखोगे वो अंदर वाले का पीछे वाले पे देखोगे ना. डी न्यूक्लियस की तरफ है और एफ बाहर को है. पी अंदर की तरफ है, डी बाहर की तरफ है. बेटा आप ना फिर मिक्स कर रहे हो. हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन में अंदर की तरफ पी ऑर्बिटल है और एक इलेक्ट्रॉन में अंदर की तरफ डी ऑर्बिटल है. तो हम इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी स्क्रीनिंग स्टडी कर रहे हैं.
तो आप बताओ किसकी स्क्रीनिंग ज्यादा होगी? पी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग ज्यादा होगी, क्योंकि पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन है और डी ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन है। आप कंसेप्ट को मिक्स कर रहे हो। स्क्रीनिंग का मतलब, जब अभी आप दोनों आर्ग्यू कर रहे थे, मैंने कहा इसकी स्क्रीनिंग इस पे नहीं स्टडी कर रहा हूं, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट लवजोत पे स्टडी कर रहा हूं। तो स्क्रीनिंग अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने बाहर वाले पे करनी है। पी सबशेल की पेनिट्रेशन ज्यादा होती है, डी सबशेल की कम। अंदर और बाहर भी छोड़ दो, नोडल प्लेन से लो। मैंने कहा था ये मेरा हैंड जो है एक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं है, पी में एक है, डी में दो है, एफ में तीन। आप मेरे को कब आसानी से देख पा रहे हैं? मैं कब आपको आसानी से देख पा रहा हूं? जब तीन नोडल प्लेन है। नहीं देख पा रहा हूं जब दो नोडल प्लेन है, नहीं देख पा रहा हूं जब एक नोडल प्लेन है, बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूं जब जीरो नोडल प्लेन है। तो नोडल प्लेन जितने ज्यादा होंगे, ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग कैपेसिटी कम। इलेक्ट्रॉन अंदर वाला बाहर वाले को स्क्रीन करता है। तो हम कह रहे वो जो कर्टेन है अंदर की तरफ, वो थिन है या थिक है, राइट? हाँ जी बोलिए हार्दिक, क्या कंफ्यूजन है? ज्यादा करेगा, ठीक है। आप सुनते ही नहीं यार। वो कह रहा है डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो नहीं कह रहा डी पर स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो कह रहा है ये मन्नत एस है, तो बी है, शाश्वत डी है, और लास्ट में हर्षित बैठा है। वो ये कह रहा है कि आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट हर्षित पर शाश्वत के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम, राइट? आप सुनना ही नहीं चाह रहे। आपने एक असम्पशन मान ली कि मेरे पास एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, उस ऑर्बिटल की न्यूक्लियर के लिए पेनिट्रेशन होगी, स्क्रीनिंग थोड़ी ना होगी। स्क्रीनिंग तो अंदर वाली ऑर्बिटल करेगी। p orbital will cause higher screening on d orbital, d orbital will cause poor screening on f orbital, right? Next question number 7. In which of the following compound manganese show maximum radius? यहां पर आपको चार्जेस को बैलेंस करना होगा। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है MnO2, सेकंड ऑप्शन है KMnO4, थर्ड ऑप्शन है MnO, और फोर्थ ऑप्शन है K3MnCN6, राइट? तो K3MnCN6 उसने रेडियस डिसाइड करना। यार मेरी सुन लो यार, कहानियां मत सुनाओ, मैं जब ब्रेक दूंगा तब सुना देना कहानियां। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, आपको इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है, मैं आपको कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। मैंगनीज का रेडियस ढूंढना है, मैंगनीज पर चार्ज पता लगाना है। चार्ज ऑन मैंगनीज विल डिसाइड व्हाट विल बी इट्स रेडियस। ये ओवरऑल न्यूट्रल है, तो मैंगनीज का चार्ज x, दो ऑक्सीजन एटम्स का चार्ज ओवरऑल 0, सो x की वैल्यू आ गई +4। तो यहां पर मैंगनीज +4 में है। पोटाशियम पर हमेशा चार्ज +1, मैंगनीज पर चार्ज x, ऑक्सीजन पे चार्ज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू +7। तो मैंगनीज का चार्ज हो गया +7, मैंगनीज इज x, ऑक्सीजन इज -2, equals to 0, so x is +2. So here charge is +2. Here in this particular case, 3 potassium, x, cyanide पर universal charge -1, so x की वैल्यू आ गई +3. Now we have to check the positive charge on manganese and decide radius. पूछा क्या है, सबसे छोटा है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा होगा जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा?
So C will have biggest radius and B will have smallest radius. So in the bonded form, we have to calculate the average charge on the atom. तो एक एटम पर कितना चार्ज है वो डिसाइड करेगा रेडियस छोटा होगा या बड़ा. लिखिएगा स्टेटमेंट. इन बॉन्डेड स्टेट radius of an atom in bonded state radius of an atom is decided by charges. In bonded state radius of an atom is decided by charges on the atoms. Charges on an atom, right? और चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है? बाय प्रेफरेंशियल नेचर. आपके पास ऑक्सीजन की प्रेफरेंशियल नेचर -2 है, पोटाशियम की प्रेफरेंशियल नेचर +1 है, साइनाइड की प्रेफरेंशियल नेचर -1 है. इनकी नॉलेज के बिना आप ये चार्ज नहीं निकाल सकते. नाउ यू कैन अरेंज इजीली C is greater than D is greater than A is greater than B. तो अगर मैं चारों का ऑर्डर भी पूछ लूं तो आपको पता है कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा है. नोट कुछ ना कुछ नोट कर लीजिए. एक मिनट नोट कर. हाँ तानिश क्या क्या ये पूछना चाह रहा है? जो ये निकाला वही वहां लिख दिया. हमने कहा मैंगनीज MnO2 में किस चार्ज के साथ है? इट इज प्रेजेंट विद +4 चार्ज. क्यों +4 है? क्योंकि दो ऑक्सीजन पे -2 ईच है. ओवरऑल ये न्यूट्रल है तो मैंगनीज पर चार्ज +4 आ गया. मैंगनीज का कैलकुलेट करना है इसलिए X सभी में मैंगनीज को लिया गया. बोलो साइनाइड का साइनाइड आयन है CN1 नेगेटिव. तो 6 साइनाइड पर 6 इंटू -1 याद करना पड़ेगा. जितने मैं दे रहा हूं बस पढ़ते हो. असाइनमेंट का मतलब होता है हम दोनों की कंट्रीब्यूशन से सॉल्व होगी. आप पहले अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे भगाएंगे फिर सोचेंगे हम कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं. बेटा मेरे पास पोटाशियम पे +1 3 पोटाशियम के एटम है इसलिए 3 इंटू +1. साइनाइड 6 है हर साइनाइड पे -1. Cyanide is Cn negative ion. Cn is always carry 1 negative charge. तो 6 into -1. बाकी सब सेम किया है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक रेडियस. जिसका रेडियस ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा. कौन सा क्वेश्चन है बोलो? 9th क्वेश्चन. पोटाशियम आर्गन कैल्शियम एंड सल्फाइड कंटेन्स. इन चारों के पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर है. ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं 18 इलेक्ट्रॉन के साथ हैं लेकिन इनका रेडियस सेम नहीं होगा. हमने लिखवाया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक में increase in negative charge increases radius and increase in positive charge decreases radius. तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा रेडियस बड़ा हो जाएगा. तो सल्फर 2 नेगेटिव इज बिगर देन आर्गन इज बिगर देन कैल्शियम पोटाशियम इज बिगर देन कैल्शियम. इसलिए एटॉमिक वॉल्यूम भी इनके डिफरेंट होंगे. क्वेश्चन नंबर 14.
which has lowest anion to cation size, lowest anion to cation. तो इसका मतलब है रेडियस ऑफ एनायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन स्मॉलेस्ट होना चाहिए. अगर ये स्मॉलेस्ट चाहिए तो एनायन सबसे छोटा चाहिए और कैटायन सबसे बड़ा चाहिए. करेक्ट. तो आप देखिए चारों ऑप्शन में कैटायन सबसे बड़ा कौन सा है? सीजियम. लिथियम, सोडियम, सीजियम सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल है, अल्कली मेटल है. डाउन द ग्रुप रेडियस बड़ा हो रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? सीजियम. अब सीजियम के दो कंपाउंड हैं, आयोडाइड और फ्लोराइड. तो किसका साइज छोटा होगा? फ्लोरीन का. तो सबसे बड़ी छोटी वैल्यू किसकी आएगी? सीजियम फ्लोराइड. राइट. तो अगर मुझे एनायन टू कैटायन रेशो सबसे छोटी चाहिए तो मेरा न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए. तो बिगर कैटायन इज सीजियम एंड स्मॉलर एनायन इज फ्लोराइड. अगर मैं बात करूं यहां पर एनायंस की, सो एनायन है मेरे पास आयोडाइड और फ्लोराइड. तो एनायन में आपके पास फ्लोराइड इज स्मॉलर देन आयोडाइड. कैटायन है आपके पास 3, लिथियम इज स्मॉलर देन सोडियम इज स्मॉलर देन सीजियम. तो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कब आएगी? जब सीजियम फ्लोराइड बनाएंगे. राइट. बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं था ये, तो क्वेश्चन आसान था ना, हमने सोचा नहीं. उसकी वजह क्या है? हम असाइनमेंट के क्वेश्चन चाहते हैं क्लास में जो वर्ड टू वर्ड लिखा है वही कॉपी होना चाहिए, फिर हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें आ गया. राइट. एप्लीकेशन बेस आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. राइट. बहुत बड़ी चीज नहीं पूछी, बहुत सिंपल चीज है. हाँ, पिछला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था, 5th वाला, जिस सॉरी 7th वाला, क्योंकि वहां आपको नहीं पता चार्जेस कैसे निकालने. साइनाइड का तो आपको चार्ज भी नहीं पता कितना होता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो फिर भी पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज? स्मॉलेस्ट इन साइज कैटायंस होंगे, एनायंस बड़े होंगे, और रुबिडियम और सीजियम में छोटा कौन सा होगा? रुबिडियम. सो रुबिडियम का साइज छोटा होगा. Anions are bigger in size and cations are smaller in size. Next है आपके पास 17. In which of the following compound distance between two nuclei is maximum? हाँ जी, ओके ओके, उसका रुबिडियम कर लो. Question number 17. In which of the following distance between two nuclei is maximum? दो न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आपका कैटायन और एनायन दोनों बड़े होने चाहिए. तो आंसर क्या होगा? सीजियम आयोडाइड. एनायन भी बिगर और कैटायन भी बिगर. बिगर कैटायन और बिगर एनायन के बीच का डिस्टेंस सबसे बड़ा होगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन 18. Which of the following S block metal has lowest first ionization potential? आपके पास है लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम. मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे इंक्रीज होगी, ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी. तो अगर मैं बात करता हूं तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है. लिथियम से सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है और सोडियम से मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी होगी? सोडियम की. और हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी? बेरिलियम. तो मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी ऑफ सोडियम,
क्योंकि सोडियम सबसे बड़ा है। राइट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 199, कोवलेंट रेडियस ऑफ पोटाशियम एटम इज 0.203 नैनोमीटर, द रेडियस ऑफ पोटाशियम आयन इन नैनोमीटर। पोटाशियम आयन क्या होगा, कैटायन और एनायन? कैटायन। कैटायन का साइज छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा होगा, बस यही ऑप्शन देखो। एनी वैल्यू विच इज स्मॉलर देन 0.203 दैट इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन बनाई होती है, नहीं भी ध्यान हो तो ऑड वन आउट निकाल, ऐसा कभी नहीं देंगे, क्योंकि कोई कैलकुलेशन का तो तरीका ही नहीं है। राइट, आपके पास यही तो मैंने कहा ऑड वन आउट ही दी होगी, या तो ज्यादा दी होगी या कम दी होगी। राइट, क्या पूछना चाहते हैं हार्दिक आप? मुझसे पूछ लिया करने यार, उससे ज्यादा केमिस्ट्री आंधी यार, मेरे से पूछ ले, बाकी कहानियों से पूछ ले। असाइनमेंट डिस्कस यहाँ हो रही है, क्वेश्चन यहाँ बोलता हूँ वहां पे शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो फिल्म की गप्पे मार रहे होते हैं, इधर उधर की मार रहे होते हैं, तो केमिस्ट्री कर रहा होगा ना, तो केमिस्ट्री के लिए मैं हूं। हाँ जी, एक मिनट, आ ही नहीं सकता ना, वही तुम बोलो। मैंने कहा आ ही नहीं सकता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगर आएगा तो इसमें यही लिखेंगे कैटायन का साइज रेडियस छोटा होगा। अगर आ गया लेट से, तो हम वैल्यू नहीं लिख सकते, हम सिर्फ ये लिखेंगे पोटाशियम आयन इज कैटायन, कैटायन का साइज छोटा होता है, so it can have value less than 0.203 नैनोमीटर। राइट, हाँ जी बोलो। 13th क्वेश्चन, पहले 20 तक आ जाए। क्वेश्चन 20, सल्फाइड आयन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक फिर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपको इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर करना है। राइट, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन नंबर किस में बराबर नहीं होगा? टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, 3 पॉजिटिव का मतलब हो गया 19, सल्फाइड आयन का नंबर है 18। राइट, 20 किसने पूछा था, क्या करनी थी बेटा? अगर हम आयनिक रेडियस की बात करेंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ सकते हैं ना। आयनिक रेडियस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। राइट, आपके कोई भी टॉपिक इंटरपेनिट्रेशन तो है ही। आपके पास आइसोटॉप आइसोबार मैंने मोल में कराए, लेकिन आपकी बुक में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम इज। एटॉमिक रेडियस का आपने ऑर्डर लिखा है कि लिथियम से फ्लोरीन रेगुलरली डिक्रीज होता है, फ्लोरीन से नियॉन इंक्रीज होता है, तो आपके पास वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जहां पहली वैल्यू छोटी हो, दूसरी वैल्यू बड़ी हो। तो आंसर इज सिंपल। तो आपके पास फ्लोरीन और नियॉन में ऑर्डर है, मैंने समझा कर भेजा था, पर क्योंकि आप लोग पूरी तरह सुनते नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते, इसलिए फंस जाते। मैंने कहकर भेजा था कि इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में जो ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल दिख रहे होंगे वो न्यूमेरिकल नहीं है, पहले उसे कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कीजिए। सब्जेक्टिव में हो सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं हो। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट वैल्यूज, राइट, अगर कहीं होगी तो कुछ ना कुछ मोल कंसेप्ट से रिलेटेड होगी, वो देख लेते हैं। हाँ जी, 20 तक और कोई रह गया? 21 to 41, 21 to 41। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है, ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है IP1 और IP2 दिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो आपने लिखा था क्लास में कि अगर आपने किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो IE1 और IE2 का सम टोटल होगी। तो आपको सिर्फ दोनों का सम टोटल करना है, 178 एंड 340।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। आपको 4 आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज गिवन है। बिगेस्ट जंप आ रही है 3 से 4 के बीच। इसका मतलब एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। आंसर इज बी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP6। बच्चे जहां गड़बड़ करते हैं वो डी के साथ है। वो ऐसा सोच लेते 3p3 तो लूज करके 3s2 आ गया। 3s2 is not noble gas, it is alkaline earth metal. So noble gas configuration has higher stability. So answer must be B. Right? After losing 3 electrons, element will acquire stable noble gas configuration. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है? नेक्स्ट आपके सब्जेक्टिव किए आप में से किसी ने? कोई बात नहीं, कल करके आइएगा अगली क्लास में। इसमें आपको थोड़ा दिमाग चलाना है, सोचना है। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन क्लास में नहीं किए हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। आपको कंसेप्ट पढ़ाया गया है बट सिमिलर क्वेश्चन नहीं कराया गया है, तो आपने खुद सोचना है कि उसमें क्या हमें करना चाहिए। राइट। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बेटा। जो अगली शीट है शीट 2, शीट 2 प्योर इंफॉर्मेशन बेस है, पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर पर बेस है। कुछ ओल्ड पीरियोडिक टेबल से भी रिलेटेड टर्म्स होंगी पर आपने करनी है। संडे है तो मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चंस करके आए। राइट। आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लो डायरी नोट की तरह, नहीं तो भूल जाओगे। स्कूल में एग्जाम चल रहे वैसे ही भूलने का स्कोप 100%। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2, दोनों एक्सरसाइजेस के सब्जेक्टिव करके आने हैं। दोनों एक्सरसाइजेस के सब्जेक्टिव करके आने हैं। और ये इतना आसान काम है कि घूमते फिरते भी कर लोगे। राइट। कुछ क्वेश्चन को छोड़ के आपको 15 मिनट की ब्रेक मिली, नोटबुक उठा लो, बुकलेट उठाओ, कर दो। एक्सरसाइज 2 तो पीरियोडिक टेबल की कंस्ट्रक्शन है, तो जो पीरियोडिक टेबल में समझा उसी को लिखना। लिखिए अगला टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको ओल्डर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने कहा था कि आप आईसीएसई से हैं, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपने अच्छी तरह से पढ़ रखी है, तो थोड़ा बतला दें। हेमंत आप भी आईसीएसई से हो? हाँ जी, बताओ। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह रहे हैं जो भी पता है, नहीं पता है तो ये बोल दो नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वैसे जस्ट डिस्कशन है कि रिव्यू लेना। हाँ जसवंत, कट सिलेबस, हाँ ठीक है। कोविड वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? हाँ जी, लक्ष्य आप ऐसी से क्या शिकायत है? कुछ याद है तुझे? नहीं याद है। और कोई? चलिए फिर मैं लिखता हूँ। वेरी गुड। वो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से निकाला या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से निकाला? अफिनिटी से निकाला, ठीक बोल रहा है वो। आपके पास ओल्डर वर्जन था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बट ये स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक साइन के साथ नहीं चलता था, इसलिए इसको मॉडिफाई किया गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले मेरी बात सुने ध्यान से, उसके बाद आगे चलेंगे। अफिनिटी वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच वी लाइक, समथिंग विच वी अट्रैक्ट। हाँ जी, राइट। ओके, चलिए भी लगाते हैं। देखिए बेसिकली गेन होगा या नहीं होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है लेकिन रिक्वायर्ड गलत है। तो पहले मेरा कंसेप्ट समझ लें। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी किसके पास होती है, मेटल के पास या नॉन मेटल के पास? नॉन मेटल के पास। तो जब तक ये टर्म सिर्फ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थी तो इसमें सिर्फ नॉन मेटल पढ़ाए जाते थे।
नॉन मेटल्स हैव अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन जब वो खींचेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एटम में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब एटम से बाहर आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिनोमेना भी अपोजिट है, एनर्जी के साइन भी अपोजिट है। आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एड, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा। जब आपने लास्ट क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी तो हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है, मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूं, निकलते हैं या नहीं वो सेकेंडरी है, निकाल सकता हूं। आई कैन रिमूव एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने हैं। हम किसी भी एटम को खाली भी कर सकते हैं, खाली न्यूक्लियस छोड़ दें, उसे भी हम आयनाइजेशन एनर्जी ही कहेंगे। तो अगर हम किसी भी एटम से कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब तक पढ़ते थे सिर्फ नॉन मेटल, तीन फैमिलीज पढ़ते थे, 15, 16 एंड 17, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन। जब इसे मॉडिफाई करके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर दिया तो हमने कहा एनर्जी इन्वॉल्व हो सकता है, एनर्जी रिलीज ना हो, हमें एनर्जी देनी। अगर आपको किसी से काम करवाना है और उसकी विलिंगनेस नहीं है तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। विलिंगनेस है तो खुद ही कर देगा, राइट। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तब तक टर्म थी जब तक हम सिर्फ उन एलिमेंट को पढ़ते थे जिनकी विलिंगनेस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद हमने पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ना शुरू कर दिया कि जो मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता उसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड तो कर सकते हैं, जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहती उसे भी इलेक्ट्रॉन दे तो सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जो भी एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होगी उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, राइट। लिखिए, it is the amount of energy, it is the amount of energy released or absorbed, released or absorbed when electron is added in the outermost orbital of, in the outermost orbital of an isolated gaseous atom in its ground state. तो हमने कहा हमारे पास जो ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे हम कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब when electron is added in the outermost orbital of an isolated gaseous atom in its ground state. Outermost orbital does not refer to infinite shell, it refers to last orbital which is occupied और last orbital which is unoccupied, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, राइट। लिखिए आगे, it means it is the energy change, it is the energy change observed
during anion formation, during anion formation from neutral atom. हमने कहा एक न्यूट्रल एटम नेचर में एग्जिस्ट करता है, आयन उसी एटम से बनते हैं, कैटायन और एनायन की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, दे आर फाउंड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो एनर्जी वहां पे रिक्वायर्ड है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। So whensoever we are adding an electron in an isolated gaseous atom and an ion is formed, then the amount of energy or heat change observed is called electron gain enthalpy. This electron gain enthalpy can be positive or it can be negative. Ionization energy is always positive as it is always required. अगर आपके पास कहीं भी एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और अगर कहीं भी नेगेटिव है देन एनर्जी इज रिलीज्ड। तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनायन बनाया, तो जो भी हीट चेंज स्टडी किया उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा। नोट, ईजी इज द इलेक्ट्रॉन गेन, सिंबल है। जैसे आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी में खाली आई लिखा था, वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ईजी लिखते हैं। इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। एनर्जी एब्जॉर्ब होना नेचुरल फिनोमेना नहीं है, इसका मतलब वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता था, हमने जबरदस्ती दिया। सेम में तो नहीं होगा, बाहर से ला के दूंगा। हाँ? सही है रेड पेन। एक ये पढ़ा था बिना कैप के, उसको लिखिए आगे, कुछ समझ। noble gases, noble gases, beryllium and nitrogen have positive value of, have positive value of
electron gain enthalpy as they have stable configurations and energy is required for addition of electrons. हमारे पास noble gases beryllium nitrogen have positive electron gain enthalpy because they have stable configurations. उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने से वो अनस्टेबल हो जाएंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन की एडिशन को रेजिस्ट करते हैं. सो इलेक्ट्रॉन एडिशन इज डिफिकल्ट फॉर दीज एलिमेंट्स. तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव रहेगी. लिखा गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH is significant for non-metals as they have ability to gain electrons. It is mainly studied for elements of group 16 and group 17. So इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर जो मेजर क्वेश्चन बनता है वो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 पर बनता है. हमने कहा नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उनके पास नेचुरल टेंडेंसी है. तो ये टर्म पढ़ने लायक जो है वो ग्रुप 16 और 17 के लिए. ऑक्साइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये एलिमेंट जब भी सॉल्ट बनाएंगे एनायन फॉर्म में ही बनाएंगे. लक्ष्य पीछे रह जाएंगे, स्लो चल रही है, साथ से चलो. मैं इतनी देर नहीं लिखता. अच्छा अच्छा ओके. हाँ जी. तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है नॉन मेटल्स के लिए. वो क्योंकि नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करना जानते हैं, उनकी नेचुरल टेंडेंसी है. हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए एज अ ट्रेंड पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो पहले ग्रुप 16 और ग्रुप 17 पर होना चाहिए, जिन्होंने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन करना है. राइट. नेक्स्ट लिखिए. For polyvalent anions, more than one electron is added so successive electron gain enthalpy is involved. As second electron is added on anion, so it is always positive.
बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर आपने किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ए एलिमेंट गेन 1 इलेक्ट्रॉन changes to A negative, this value is said to be electron gain enthalpy 1. It can be negative, it can be positive depending upon tendency of element. But when A negative will gain electron, then there is repulsion between two negative charges. ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव में ऐड करने में तकलीफ होगी, तो वहां पर एनर्जी हमेशा ऐड करनी होगी। सो डेल्टा एच Eg2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड उससे भी ज्यादा होगी, फोर्थ उससे भी ज्यादा होगी। इसलिए पॉलीवेलेंट कैटायन तो फिर भी बन जाते हैं, पॉलीवेलेंट एनायन बहुत कम है। कैटायन आपको 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव तक मिलते हैं, लेकिन एनायन जनरली 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव, वेरी वेरी फ्यू कंपाउंड्स ऑफ N3 नेगेटिव P3 नेगेटिव, बट उसके अलावा कोई और एनायन आसानी से नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे एनर्जी और ज्यादा चाहिए। सो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो जैसे आपने लास्ट क्लास में समझा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर, इसी तरह आज आप समझ रहे हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। नोट राइट। तो IE1 IE2 IE3 की तरह हम EgH1 EgH2 EgH3 लिख सकते हैं। So electron gain enthalpy is the amount of energy released or absorbed when electron is added in the outermost orbital of an isolated gaseous atom in ground state. But as I told you, ionization energy की definition में हमने ग्राउंड स्टेट और आइसोलेटेड एटम कहा, लेकिन वो एलिमेंट के लिए है। बट आयनाइजेशन एनर्जी इज द फिनोमेना फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीशीज। इट कैन बी कैटायन, इट कैन बी एनायन, इट कैन बी मॉलिक्यूल। इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनायन फॉर्मेशन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एलिमेंट के लिए जब हम बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट वर्ड है आइसोलेटेड गैसियस एटम, इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्राउंड स्टेट, बट बाकी किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रेस्ट में जब भी इलेक्ट्रॉन एडिशन होना है, तो जो एनर्जी रिलीज होनी है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाना है। क्लियर है? चले आगे, देखिए आगे नोट डाल के लिखे। दो पॉइंट्स या एक ही पॉइंट में लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम and ionization energy of its anion have same magnitude with different sign.
Likewise, ionization energy of an atom and electron gain enthalpy of its cation are same with different sign. तो हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक दूसरे से अपोजिट फिनोमेना है। आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एफर्ट है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एफर्ट है। तो अगर मैं एक एटम की बात करूं, कर लिया नोट सबने? अगर मैं एक एटम की बात करूं और कहूं कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोराइड आयन बन गया और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -x किलो जूल्स है और मेरे से पूछ लिया जाए क्लोराइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और आयन बन गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे और इसकी एनर्जी कितनी होगी? तो ये आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अगर x किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी जब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था, तो वही x किलो जूल रिक्वायर्ड होगी जब क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, राइट? तो अगर इसने ज्यादा एनर्जी रिलीज की थी तो ये ज्यादा एनर्जी मांगेगा। इसी तरह से अगर मेरे पास सोडियम गैसियस स्टेट में है, हमने सोडियम कैटायन बना दिया, उसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, लूज किया और उसने एनर्जी मांगी y किलो जूल। तो अगर मैं सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, सोडियम एटम बनाऊंगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -y किलो जूल हो जाएगी। तो आपके पास एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी उसके कैटायन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर है और एक एनायन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसके एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर है। ठीक है, हम तीनों प्रॉपर्टीज में सेम पैटर्न फॉलो किए। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा टर्म्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम ट्रेंड स्टडी करते हैं। ये सारी चीजें आपके बॉन्डिंग चैप्टर में काम आनी है। पहला ही आर्टिकल आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में एक एटम ने कैटायन बनाना है, एक एटम ने एनायन बनाना है, तो कैटायन को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और एनायन एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। उन दोनों का जो एनर्जी बैलेंस है वही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्ड। समझ गया? तो मैंने ये जो टर्म नोट डाल के लिखवाई है, ये तो एंट्रेंस के क्वेश्चन के लिए लिखवाई है। वहां आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इतनी है, लेट से 528 किलो जूल है, तो बताओ सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी? -528 हो जाएगी, राइट? सो जो एनर्जी सोडियम को रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए,
वही सोडियम आयन रिलीज करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. So ionization is a process of loss of electron and electron gain enthalpy is process of gain of electrons. But energy relation is opposite. इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी किसी एटम को, और इलेक्ट्रॉन जब एटम गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा. राइट, लिखिए आगे. ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. It is favored by small size of atom, small size of atom, so negative electron gain enthalpy, so negative electron gain enthalpy increases along the period and decreases down the group. तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव प्रेफर टर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, एनर्जी रिलीज होनी है, इसलिए नेगेटिव वर्ड साथ में लिखते हैं. नेगेटिव वर्ड साथ में लिखने का मतलब क्या है? अगर मेरे पास -200 लिखा है और -100 लिखा है, तो विच वन इज अ बिगर वैल्यू? -100. मैंने क्वांटिटी के बाहर माइनस लगा दिया. नाउ विच इज द बिगर वैल्यू? This is why I had used the statement negative electron gain enthalpy. Right? तो एक तरह से जिसे आप फिजिक्स में, मैथ्स में मॉड कह रहे हो, मैग्नीट्यूड कह रहे हो, उसी को हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहे हैं. हमने टर्म इसलिए लिखवाई क्योंकि पूछी ही ऐसे जाती है. तो क्वेश्चन में पूछा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ. सो लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होगा क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बड़ा हो रहा है, सो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है. डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बड़ा हो रहा है, सो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जा रही है. सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द. हम ट्रेंड वाइज ऐसे लिख रहे हैं, ये वैल्यू सामने दिखती भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, लेकिन जिनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दो ही फैमिलीज हैं, ग्रुप 16 एंड 17, बिकॉज दे फॉर्म एनायंस ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन. लिखिए आगे. इन एनी पीरियड comma negative electron gain enthalpy, negative electron gain enthalpy is highest for halogens as they have small size and they acquire noble gas configuration after gain of one electron.
जैसे हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा अल्कली मेटल का है, सबसे छोटा हैलोजन का है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमसे सिर्फ छोटे के बारे में पूछा जाता है, जो एटम छोटा है और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट है। इसलिए ज्यादातर आयनिक कंपाउंड हैलोजन ही बनाते हैं। रादर 10th लेवल तक के स्टूडेंट के लिए तो हैलाइड ही सिर्फ एनायन होता है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और ये मान के चलते हैं हम कि हैलोजन सिर्फ हैलाइड ही बनाते हैं। हम 11th में हेलोनियम भी पढ़ते हैं, क्लोरीन पॉजिटिव, आयोडीन पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, क्योंकि वो कुछ जगह बन जाते हैं। लेकिन हम एक जनरल जब बात करते हैं तो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन आयन फॉर्मेशन हैलोजन की है, क्योंकि हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं। जब एक स्टूडेंट टेस्ट देता है, उसकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो, हर स्टूडेंट चाहता है एक बार नंबर चेक कराई दूं, ऐड हो ही जाए। लेकिन जिसका एक नंबर से रैंक मिस हो रहा होता है, वो बार बार ढूंढता है कहीं तो गलती की होगी, राइट? उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो अलग होती है। इसी तरह हैलोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको नोबल गैस लेना है, इसलिए उसका जो एनर्जी लेवल है वो बाकियों से अलग है। बाकियों को 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हैलोजन को सिर्फ एक चाहिए। तो सबसे छोटा साइज और एबिलिटी टू गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजन में हाईएस्ट करवा देता है, राइट? लिखिए आगे। इन केस ऑफ हैलोजन्स, in case of halogens and chalcogens, chalcogen ग्रुप 16 को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of first element, electron gain enthalpy of first element, chalcogens, हाँ जी, ग्रुप 16, electron gain enthalpy of first element is less than second element and it further decreases on moving down the group. यहाँ नेगेटिव साइन ऐड कीजिएगा, मैं भूल गया लगाना। तो हैलोजन और चैल्कोजन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है, और जब मैं स्टडी करता हूं ग्रुप में तो फर्स्ट एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से कम है, सेकंड एलिमेंट ऑनवर्ड जो है वो रेगुलर ट्रेंड है। तो जब आप हैलोजन की बात करेंगे या चैल्कोजन की बात करेंगे, ग्रुप 16 की बात करेंगे या ग्रुप 17 की बात करेंगे, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, chlorine is less greater than, bromine is greater than iodine, sulfur is greater than, selenium is greater than tellurium। तो मेरे पास डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रेगुलरली डिक्रीज हो रही है। लेकिन जब हम ग्रुप 17 की बात करते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है और बाकियों से ज्यादा है। लेकिन जो ग्रुप 17 की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है। इसका मतलब मेरे पास ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन और ऑक्सीजन, क्लोरीन में थोड़ा सा अलग है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन विद इट्स
तो फ्लोरीन की पोजीशन सेकंड नंबर पर है, ऑक्सीजन की पोजीशन लास्ट है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होना है, वो एक कॉमन सी बात है, साइज बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जा रही है। प्रॉब्लम जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की है, रेस्ट की नहीं है। ऑर्डर रेस्ट में सही है, नोट कीजिए। लिखिए आगे। बढ़िया गप्पा मारने लगा शाश्वत विनाश, बहुत बढ़िया। अगर अच्छी गप्पा मारने लगे हो क्लास में, गुड वर्क, कीप इट अप। लिखिए आगे। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट has lower value of negative electron gain enthalpy as it has small size and high charge density. So there is stronger inter-electronic repulsion between added electron and valence shell electron. Some energy is absorbed, some energy is absorbed in order to overcome these forces. So there, negative electron gain enthalpy is poor. बेटा सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल सबसे छोटे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। आपके पास सबसे छोटे एटम जो हैं वो सेकेंड पीरियड के, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड एक्सेप्शनली साइज बढ़ता जाता है। तो जब साइज छोटा होगा तो छोटे स्पेस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टाइम एनायन बनाना है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर रिपल्शन होगी। जब रिपल्शन होगी तो उन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी स्पेंड हो जाएगी, तो ओवरऑल जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम हो जाएगी। हमने कहा फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसे एनर्जी ज्यादा ही रिलीज करनी चाहिए थी, लेकिन जब ओवरऑल एनर्जी रिलीज स्टडी की तो फ्लोरीन की एनर्जी कम थी, क्लोरीन की एनर्जी ज्यादा थी।
फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होने की वजह क्या है? उसका छोटा साइज, स्मॉल साइज एटम है स्ट्रॉन्गर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। लेट्स से फ्लोरीन 400 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहा था और क्लोरीन जो है वो 360 किलो जूल रिलीज कर रहा था। फ्लोरीन छोटा था तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा थी और उसने 60 किलो जूल एनर्जी उन रिपल्शंस को बैलेंस करने के लिए लगा दी। तो हमें ओवरऑल एनर्जी कितनी रिलीज मिलेगी? 340। 400 में से 60 माइनस हो। क्लोरीन में भी कुछ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगी लेकिन उसका साइज बड़ा है, डेंसिटी कम है, तो उसने सिर्फ 20 किलो जूल स्पेंड की, तो उसकी एनर्जी या 15 किलो जूल स्पेंड की, तो उसकी ओवरऑल एनर्जी फ्लोरीन से थोड़ी ज्यादा हो। फ्लोरीन की जो एनर्जी रिलीज होती है वो अराउंड 345 किलो जूल है, क्लोरीन की जो रिलीज होती है वो अराउंड 350 किलो जूल है, क्योंकि फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम। तो अगर कोई आपसे पूछ ले पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन एक हैलोजन है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा ही होनी चाहिए। हमारे हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोरीन की होती है क्योंकि फ्लोरीन में एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, तो जो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होती है वो क्लोरीन से कम हो जाती है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हाई चार्ज डेंसिटी साथ में इन्वॉल्व है, राइट। ऑक्सीजन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी इनिशियल इलेक्ट्रॉन की नीड ही कम है, तो वो एनर्जी पहले ही कम रिलीज कर रहा था, उसमें से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, इसलिए उसकी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीछे चली गई। तो हमारे पास ग्रुप 16 में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्लोरीन से सिर्फ कम है, ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में सारे में कम है। यहां में नेगेटिव साइन अगेन रह गया बेटा, यहां ऐड कर लेना क्योंकि अदरवाइज मीनिंग बदल जाएगा, right? We are talking about negative electron gain enthalpy, which is higher for chlorine and least for iodine. समझ आई मेरी बात? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनायन फॉर्मेशन का फिनोमेना है। इलेक्ट्रॉन ऐड जहां पर होना है वो प्रिंसिपली दो ही सीरीज हैं, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। दोनों एनायन बनाना चाहते हैं, दोनों रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। हमारे पास स्मॉलेस्ट साइज हैलोजन का है और उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कोर के लिए, इसलिए उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। तो सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा है फ्लोरीन, थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा है क्लोरीन, फोर्थ पीरियड में सबसे ज्यादा है ब्रोमीन और फिफ्थ पीरियड में सबसे ज्यादा है आयोडीन। लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा क्राइटेरिया पीरियड में भी है और ग्रुप में भी है, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए ऑर्डर कुछ एक्सेप्शनल दिखाई देता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रेगुलर पैटर्न है, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम रेगुलर पैटर्न है, बट फ्लोरीन ग्रुप 17 में और ऑक्सीजन ग्रुप 16 में एक्सेप्शनली लोअर है। रीजन इनका छोटा साइज, इन दोनों का साइज छोटा है, छोटे साइज के एटम में डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाती है, सो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर रिपल्शन हो रही थी, तो जब तक उन रिपल्शंस को खत्म नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे होगा? So out of total energy spent, some energy is consumed back. तो हमारे पास एनर्जी रिलीज जितनी हुई वो रिलेटिवली कम हो, राइट? लिखा है, नोट डाल के लिखा है।
यहां से और कोई कंसर्न नहीं है, ये अलग फीचर है जो नोट में लिखवा रहा हूं। अल्कली metals are reactive metals with NS1 configuration, with NS1 configuration. So there electron gain enthalpy is negative as they acquire stable NS2 configuration. After gain of 1 electron. Energy released is very small. And it does not have any contribution in bonding. हाँ जी. So their anions does not exist. जब हम ऐसी चीज लिखते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपके एकेडमिक सिलेबस को देखते हुए रखते हैं। आज साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे पास कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं जहां अल्कली मेटल भी एनायन बन जाते हैं, लेकिन हम उन्हें जनरली 11th-12th लेवल पे नहीं पढ़ते, ना ही कॉम्पिटिशन्स में पढ़ते। हमने जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को स्टडी किया, हम नहीं उम्मीद कर रहे थे कि अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, क्योंकि अल्कली मेटल कहलाते ही रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल इज अल्कली मेटल एंड मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज हेलोजन। तो अल्कली मेटल्स की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट है और हेलोजन की टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट है। तो एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं। हमने कहा लेकिन कॉन्फ़िगरेशन एक स्ट्रॉन्ग इंटरफेयरिंग फैक्टर है, वो हमने एटॉमिक रेडियस में भी देखा ऑन द बेस ऑफ स्क्रीनिंग, आयनाइजेशन एनर्जी में भी देखा, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेबिलिटी। यहां भी हम देख रहे हैं हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज एलिमेंट हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन एडिशन की बात की, लेट्स से लिथियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s1, हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये लिथियम एनायन बन गया। लिथियम एनायन बना, हम उम्मीद नहीं कर रहे थे ये एनायन बनाएगा, लेकिन इसने फुली फिल्ड स्टेबिलिटी 2s2 दे, इसलिए इसने जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। यही कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बनाया गया। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उनके लिए थी जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टैंडर्डाइज है, कोई चाहता है या नहीं चाहता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है या नहीं मिलता है, बना तो सब कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन एडिशन इज पॉसिबल। तो हमने देखा लिथियम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ,
हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से फुली फिल्ड हो गई, स्टेबिलिटी आ गई, इसलिए इसने एनर्जी रिलीज की। सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि वो रिएक्टिव मेटल है, लेकिन वो एनर्जी रिलीज कर रहा था। ये एनर्जी इतनी छोटी थी कि बॉन्डिंग में काम नहीं आती, इसलिए लिथियम एनायन इन जनरल डज नॉट एग्जिस्ट, ऑल्दो हीट के हिसाब से उसे बनना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है। नोट कीजिए। आज क्लियर हो गया? सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बात हैलोजेंस की करते हैं, हम अल्कली मेटल्स की भी करते हैं, हमारे पास नोबल गैसेस की भी करते हैं। नोबल गैसेस बेरिलियम और नाइट्रोजन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आती है। लेकिन बाकियों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एडिशन इज पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो एनायन बनाना चाहते हैं। एनायन कौन बनाएगा? जो रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। तो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 एनायन बनाने के लिए जाने जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे प्रोमिनेंट क्वेश्चन किस पर आएगा? ग्रुप 16 और ग्रुप 17 पर आएगा, राइट? हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी was limited up to certain element. Electron affinity for all those elements which don't have ability to gain electron is considered zero. जब तक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंसेप्ट था, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो लिखते थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो हम कहते हैं वो नहीं लेना चाहते, जबरदस्ती दे दो, साथ में एनर्जी भी दे दो, राइट? तो आपको एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जा सकता है, राइट? क्लियर है? एक दो क्वेश्चंस करते हैं असाइनमेंट के, मुझे लग रहा है आपसे होंगे नहीं, एक बार समझा देता हूं, कंसेप्ट समझना आसान हो जाएगा। निकालिए असाइनमेंट पेज नंबर 51, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ जी, होमवर्क है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, और जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 2, 12, 22 है। करिए, पहले रीड करिए, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 12, 22, पेज नंबर 51, एक्सरसाइज 1। मन्नत पहले क्वेश्चन कर, क्वेश्चन 2। लवजोत क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। राइट, आगे। IP for chlorine is given 1250 kilojoule per mole and electron affinity is given 350 kilojoule per mole. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो एनर्जी जो रिलीज होनी है जब एनायन बनना है, और आयनाइजेशन एनर्जी है वो एनर्जी जो गेन होनी है जब कैटायन बनना है। क्वेश्चन कह रहा है
आप बताइए क्लोरीन के कितने एटम आयनाइज हो जाएंगे जब 1 मोल क्लोरीन एटम एनायन में कन्वर्ट होंगे? सो एनायन फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है? 350, और 1 मोल को एनर्जी चाहिए कितनी? 1250। बताओ कैसे करूं? समझा नहीं? 1 मोल एटम तो ऑलरेडी दे ही रखे हैं ना। 1 मोल क्लोरीन को क्लोराइड आयन में कन्वर्ट कर दिया। पढ़ो ध्यान से, डिस्कस करो। हाँ जी, क्लोरीन के किलोजूल मोल्स तो दिया वही है। उसने कहा मैंने क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्लोराइड आयन बना, उसके 1 मोल ने कुछ एनर्जी रिलीज की। कितनी एनर्जी रिलीज की मैंने क्वेश्चन से इंटरप्रेट करनी। अब वो एनर्जी से मैं क्लोरीन का कैटायन बनाना चाहता हूं। बताओ कितने कैटायन बना सकता हूं? एनीवन? सोचो। कोई नहीं, मुश्किल काम थोड़ी ना है। ओम, क्वेश्चन है कि आपको 20 चॉकलेट खरीदने के लिए 200 रुपए चाहिए, मान लेते हैं। आप कहीं गए और इवेंट में आपने 80 रुपीज जीत लिए। अब वो पूछ रहा है उन 80 रुपीज से कितनी चॉकलेट आएंगी? सो हाउ मेनी चॉकलेट? 8। वेरी इजी, यही क्वेश्चन है। चॉकलेट की जगह क्लोरीन लिखा हुआ यार। और कह रहा क्लोरीन का क्लोरीन कैटायन बनाना चाहता हूं। 1 मोल को बनाने के लिए मुझे 1250 किलो जूल चाहिए। अगर मेरे पास 1 मोल क्लोरीन से 350 किलो जूल रिलीज हो रही हो तो कितने कैटायन बनेंगे? 350 divided by 1250, that is the moles, multiplied by Avogadro number, that's all. right? लिखिए, स्टेटमेंट वाइज लिखिए। 1 mole of chlorine atoms will release 350 kilojoule energy. नेक्स्ट लाइन में लिखिए 1250 kilojoule is required for ionization of 1 mole. So 350 kilojoule will ionize 350 upon 1250. 350 upon 1250. So मेरे पास 0.28 मोल्स आ गए। तो 0.28 मोल्स। सो आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स changes to Cl positive is 0.28 into 6.02 into 10 to the power 20. क्वेश्चन में पूछा था कितने एटम्स को कैटायन में कन्वर्ट करेंगे? तो मेरे पास आंसर आ गया 1.68 into 10 to the power 23. आज ये नहीं कंफ्यूजन? चलिए वाइब्रेटर ठीक कर लिया।
हाँ जी बेटा, हमने कहा क्वेश्चन में दिया है कि 1 मोल क्लोरीन क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, उससे जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उससे कितने क्लोरीन आयनाइज हो सकते हैं। तो हमने कहा 1 मोल क्लोरीन से 350 किलो जूल जो है वो रिलीज होनी है, तो 1250 1 मोल को चाहिए, तो 350 से कितने मोल आयनाइज हो। राइट, करिए अगला क्वेश्चन। इसमें कोई स्टेप पूछना हो पूछ लीजिए। तानिश ठीक निकाला था मैंने पहले, ठीक निकाला था तो कह रहा था मैंने ठीक निकाला था, यही कर रहा था मैं भी। उसकी वजह थी कि आपने न्यूमेरिकली सॉल्व किया, कंसेप्चुअली करते तो ध्यान रह जाता। राइट, न्यूमेरिकली आपने सॉल्व किया कि 1250 बाय 350 कर देता हूं, पहले सोचो क्यों करना है। मेरे पास 1 मोल क्लोरीन का क्लोराइड आयन बनाना है, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे कैटायन बनाना है, तो कैटायन बनाने के लिए 1250 चाहिए, पर मेरे पास अवेलेबल ही 350 है। राइट, करिए अगला क्वेश्चन। हेमंत, अगले क्वेश्चन 12th में हो क्या रहा है? ठीक है, राइट राइट। मैंने कहा हो क्या रहा है, आपने तो डेटा पढ़ दिया। मैंने पूछा इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। यहां पर लिथियम कैटायन और क्लोरीन एनायन बन रहा है, तो कैटायन बनाने के लिए उसे एनर्जी चाहिए 5.41 किलो जूल, और एनायन फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है 3.61 ईवी। राइट, सो पहले भी ईवी है। तो आपको पूछा है इस चेंज को करवाने के लिए ओवरऑल एंथैल्पी चेंज कितना होगा। आप में से कोई बता रहा है? दोनों को ऐड करना है, लेकिन साइन नेगेटिव लगाना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिलीज एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 में लिथियम प्लस क्लोरीन give rise to lithium cation plus chlorine anion। इस प्रोसेस में 3.61 ev is released। इस प्रोसेस में 5.41 is required। So overall enthalpy change is 5.41 minus 3.61, right? So overall energy is required, it is 1.8 EV। पर क्या मैंने EV में मांगी है? किलो जूल पर मोल में मांगी है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 1 EV is 96.3 किलो जूल पर मोल। तो इसको 96.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट, तो आपके पास इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। हमने आपको कहा था कि हम इस चैप्टर के खत्म होने से पहले बॉन्डिंग का कुछ बेस तैयार कर, तो हम यहां पर समझना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास लिथियम और क्लोरीन मिलकर लिथियम क्लोराइड बनाएंगे तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या कितनी एनर्जी रिलीज, क्योंकि किलो जूल पर मोल बना दिया ना।
उसमें था 1 EV इज 10 मच किलो जूल पर। तो बेसिकली जब कन्वर्जन लगाते हो तो नीचे EV था तो कट गया। हाँ जी बिल्कुल होगा, दे रहा हूं। हाँ जी क्लियर हुआ, समझ आई मेरी बात? तो आपने इस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है, राइट? टाइम हो गया है, आप टेस्ट देना चाह रहे हैं, टेस्ट दे देते हैं, right? तो एक क्वेश्चन मैं समझाना चाह रहा हूं, पहले समझा देता हूं। सबसे जो मुश्किल क्वेश्चन तो रह गया, क्वेश्चन नंबर 22। मैं समझा देता हूं, घर जाकर करिएगा। हाँ जी 22 लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज 740 फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, 1450 फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन। आप बताइए एक सैंपल में कितना मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव और कितना मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होगा अगर 1 ग्राम मैग्नीशियम 50 किलो जूल एब्सॉर्ब करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 ग्राम मैग्नीशियम में जितना मैग्नीशियम है उसका मोनोवेलेंट आयन बनाना है, कैटायन। तो सारा का सारा कैटायन बनाना है। तो पता लगाना है 50 किलो जूल में से कितनी एनर्जी 1 पॉजिटिव के लिए खर्च हो जाएगी, जो बचेगी उससे 2 पॉजिटिव बनेगा। तो आपके पास जो इनिशियल 1 पॉजिटिव थे उसमें से उसे माइनस करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा, राइट? तो हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया है कि मुझे पहले मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव बनाना है, फिर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाना है। मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव पहले सारा बन जाएगा जितने हैं, उसमें से कुछ एनर्जी अवेलेबल है 2 पॉजिटिव के लिए, कुछ एनर्जी अवेलेबल नहीं। जिसे समझ में आ जाए वो अटेम्प्ट कर ले, नहीं तो अगली क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगा। इट रिक्वायर अ बिट सीरियस एफर्ट। अगर सिचुएशन समझ आ गई है तो आसान है, नहीं समझ आई है तो मुश्किल है, राइट? तो अगली क्लास के लिए जो आपका होमवर्क है वो शीट 1 और शीट 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, राइट? लोडू बंद कर लो, टेस्ट आ गया, रख लो। आता होगा अटेम्प्ट करो, नहीं आता रहे तो कोई दिक्कत